welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting again with another test paper. In today's test paper, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर होगा वो है यूजीसी नेट लॉ के रिगार्डिंग जून 2014 का टेस्ट पेपर है, पेपर 3 का, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो उन 75 क्वेश्चंस में से, क्योंकि वो पुराने पेपर्स हैं तो उसमें पुराना सिलेबस था, अब सिलेबस कुछ चेंज हो चुका है। जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होगा वही क्वेश्चन मैं आपके उसमें से करवाऊंगी। इससे एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और एक आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि एग्जाम में पेपर कितना टफ आता है। यूजीसी नेट का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, लेकिन हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारा एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो हमारे लिए जरूरी होता है टेस्ट प्रैक्टिस करना। हम क्या करते हैं, थ्योरीज पे फोकस करते रहते हैं और जो टेस्ट पेपर से उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और एग्जाम के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रॉन्ग आंसर को हम टिक कराते हैं। तो यही कमी होती है हमारी, जिसको मैं दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। इसीलिए मैं टेस्ट पेपर्स को बना के अपलोड कर रही हूँ और मेरे लिए आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मौजूदा टाइम में यूजीसी नेट की जो टेस्ट सीरीज है उसको अपलोड करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूजीसी नेट से की जो टेस्ट सीरीज है उसको अच्छे से आप एंजॉय करके उसको डिस्कशन को समझिए और उसी हिसाब से अपने लेवल पे भी अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप उनका प्रैक्टिस कीजिए। चलो आज का हम जो कंसेप्ट है हमारा, जो ये पेपर है जून का पेपर 3 जो है, उसको हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 75 के करीब क्वेश्चन होंगे, तो ये हो सकता है 2 लेक्चर बने, 3 बने, जितना भी होगा मैं डिटेल में डिस्कशन करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। जून 2014 का ये पेपर 3 है, इसको हम क्लियरली डिस्कशन में लेंगे और एक एक पॉइंट में कोशिश करूँगी कि आपको मैं क्लियर करवाऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट पहले आप नोट पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि दिस पेपर कंटेन्स 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था उस टाइम, अब तो हमारे नेट के 2 ही पेपर होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हम पहले उसको डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑलमोस्ट क्वाजी फेडरल। फेडरल क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि कुछ पावर सेंटर के पास और कुछ स्टेट के पास होती हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, क्योंकि सारी पावर्स तो सेंटर के पास नहीं है। अगर सारी पावर सेंटर के पास हो तो वो पूरी तरह से फेडरल बन जाएगा, बट हमारा क्वाजी फेडरल है क्योंकि कुछ पावर स्टेट के पास भी है। यूनिटरी स्टेट, और आप यूनिटरी भी कह सकते हो पावर, कि कुछ एक सिर्फ सेंटर को है, स्टेट को नहीं है। विद सब्सिडायरी फेडरल फीचर रादर देन अ फेडरल स्टेट। एक फेडरल फीचर है, संघवाद का जो ढांचा है, लेकिन एक संघवाद जो स्टेट के रूप में से नहीं मानी गई है, कुछ यूनिटरी फीचर भी स्टेट को दी गई है। ये ओपिनियन किस महान जूरिस्ट ने, ऑथर ने, फिलोसोफर ने या स्कॉलर ने कही है? तो ये जो स्टेटमेंट है, अब जब स्टेटमेंट की क्वेश्चन आते हैं ना कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने कही है या किसने नहीं कही, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक तरीके से आप क्रैमिंग ही करोगे, समझोगे कि ये बात जो कही थी वो केसी वेयर ने कही थी। और ये स्टेटमेंट जो केसी वेयर की है, एविडाइसी ने कौन सा रूल दिया था? रूल ऑफ लॉ दिया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग्स हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेज है वो कहाँ दिया गया है? जजेस की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में है? 124 में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको बोला गया है? आर्टिकल 129 को। अपील इन सिविल केसेस की अपील कहाँ जाएगी? आर्टिकल 133 में। और जब सर्टिफिकेट, मान लो आपने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है, एक तो स्पेशल लीव पेटिशन हो जाए, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? आर्टिकल 134A। तो ये जो लाइन्स हैं इसमें आप मान के चलिए कि यही है लाइन्स में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपील इन सिविल केसेस, सर्टिफिकेट टू सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो इसका आंसर है ए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। जो इलेक्शन का प्रोविज़न है वो कहाँ दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? सबसे पहले देख लेते हैं ये कि चारों आर्टिकल किस किस से रिलेटेड हैं।
एक तो क्या होगा कि जब हम चारों ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे तो एक तो हमें जो है बार बार लर्न करने की कुछ जरूरत ही नहीं रहेगा, हमारा बार बार जब रिवाइज होता रहेगा कि पर्टिकुलर आर्टिकल किससे रिलेटेड है और पर्टिकुलर किससे, तो हमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आर्टिकल जो 323 जो है वो है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, उन रिपोर्ट्स के बारे में है आर्टिकल 323। और जो आर्टिकल 324 जो है वो है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, की जो पावर है इलेक्शन कमीशन को दी गई है वो किस में दी गई? आर्टिकल 324 में। 327 कहता है कि इलेक्शन के रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट कोई प्रोविजंस बना सकती है। 329 ये कहता है कि सर्टन मैटर्स, कुछ ऐसे इलेक्शन के मैटर्स हैं जिनमें पाबंदी लगाई जा सकती है, वो 329। तो इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन हुआ? इलेक्शन के रिगार्डिंग हुआ, सॉरी आर्टिकल हुआ 324। तो हमारा राइट आंसर होगा 324। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये भी मैच द फॉलोइंग्स है और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर आपके माइंड में हो तो मैंने आपको करवाया था आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग, जो मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो बना के अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, मैंने डिटेल डिस्कशन उसमें करवाया था कि केस के नाम दिए हुए हैं कुछ, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है वो कौन से केस से संबंधित है, कौन सा केस है उसका? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का जो केस है वो केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो मैंने आपको करवाया भी था। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कौन से केस में है? ये मैंने आपको बताया था आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर किस में बताया था कि फंडामेंटल राइट को वेव किया जा सकता है, ये नहीं बशेश्वरनाथ का केस। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस केस में डिस्कस किया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। तो ये सारे ऑप्शन किस में दिए हुए हैं? ये ऑप्शन दिए हुए हैं सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन केस देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मान लो कोई लॉ है वो स्टेट ने भी बनाया और सेंटर ने भी बनाया और दोनों का उसमें विवाद है, अगर दोनों का विवाद क्रिएट हो जाता है तो फिर किसकी पावर चलेगी? तो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल 254 है वो ये बात कहता है, आर्टिकल 254 आर्टिकल 254 क्या बता रहा है कि एनी इनकंसिस्टेंसी, कोई भी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो कौन प्रिवेल करेगा? तो आर्टिकल 254 ये बात कहता है कि द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ओनली इफ इट इज़ पास्ड बिफोर द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, की अगर लॉ जो पार्लियामेंट का है वही लागू किया जाएगा अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर से पहले पास हुआ है। बी ये कहता है कि द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ओनली इफ इट इज़ पास्ड आफ्टर द लॉ। पहला ए पार्ट तो ये कहता है कि अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और वो स्टेट लेजिस्लेचर से पहले बनाया तो वो प्रिवेल करेगा। बी कहता है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बाद बनाया तो प्रिवेल करेगा। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वेदर इट इज़ पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ स्टेट बाय द। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो पार्लियामेंट का जो लॉ है वही प्रिवेल करेगा, चाहे वो पहले बनाओ चाहे बाद में। फोर्थ कहता है द लॉ मेड बाय स्टेट इफ इट इज़ पास्ड आफ्टर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि स्टेट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट के लॉ से पहले। तो राइट आंसर क्या होगा? जब 254 है वो ये बात कहता है कि जब भी इनकंसिस्टेंसी होगी तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दो तो पहले उसके सारे ऑप्शन डिस्कस किया करो, समझा करो, उसके बाद ही आप जो है आगे डिटेल में जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑल सेल्फ इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट, सेल्फ इंक्रीमिनेटरी का मतलब होता है जिसमें हम खुद कबूल करते हैं कि ये क्राइम मैंने किया है, क्या ऐसी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड होगी? फिर कह रहा है कि ऑल सेल्फ इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट्स आर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, कि जो भी सेल्फ इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट हैं वो सारी की सारी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आती हैं। फिर थर्ड कहता है सेल्फ इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट्स फर्निश्ड अंडर कंपल्सन आर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो कह रहा है कि जो भी सेल्फ इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट जो अपने खिलाफ कोई गवाही दी जा रही है एक्यूज के द्वारा,
अगर वो कंपल्शन में किसी के विरोध में वो स्टेटमेंट दी जा रही है तब वो क्या होगा, वायलेशन होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। नन ऑफ अब क्या सारी होंगी। अब आप एक बार समझ लीजिए, देखो मैं कोई एक्यूज़ हूँ और मैंने क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि कोर्ट के अंदर जो है ज़्यादा लंबा केस ना खींचे और मैं अपने उस जो भी क्राइम मैंने किया है मैं उससे जो है काफ़ी पछतावा मुझे हो रहा है, रिपेंटेंस हो रहा है, तो मैं कोर्ट में जाके अपना गुनाह कबूल कर लेती हूँ। तो वो क्या है, सेल्फ इंक्रीमिनेटरी हो गया। क्या वो वैलिड है? हर स्टेटमेंट वैलिड होगी। एक तो ये स्टेटमेंट मैंने दी अपनी इच्छा से तो ये तो वैलिड है, लेकिन अगर मैंने पुलिस के दबाव में दी तो क्या ये वैलिड होगी? तो अगर किसी की कंपल्सन में कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो जो है वो वैलिड नहीं होगी। पहली स्टेटमेंट भी सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि सारी की सारी इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट जो है वैलिड होती है। अब मान लो किसी ने कंपल्सन में दे दी तो क्या वैलिड होगी? तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग हुई। फिर है कि सारी इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट्स है, क्या सारी स्टेटमेंट जो अपनी मर्जी से मैं दे रही हूँ क्या वो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर कहता है कि जो सेल्फ इंक्रीमिनेटरी स्टेटमेंट है वो अगर किसी के दबाव में दी गई है तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। इट इज़ राइट, क्योंकि अगर आपने कोई दबाव में कुछ स्टेटमेंट दिया है दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ऐसी स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होगा। उसके बाद अगला असर्शन क्या कहता है कि अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। हमने आर्टिकल 368 के बारे में ज़्यादा तो अभी डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन जब केशवानंद भारती का केस मैंने डिस्कस किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई भी अमेंडमेंट होगा वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो है किसी प्रकार का अमेंड नहीं कर सकती कोई भी पार्लियामेंट। फिर सेकंड कह रहा है कि द पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी पावर है लॉ बनाने की। क्या ये बात सही है? तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करके, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करके अगर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किया गया दैट इज़ नॉट वैलिड। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो राइट है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट राइट इसलिए है क्योंकि जो पार्लियामेंट है वही तो हाईएस्ट अथॉरिटी है लॉ बनाने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट जब रॉन्ग ही है तो फिर उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं? पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो पहला ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये तो गलत है, क्योंकि जब पहली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो उसको हम ट्रू कैसे ले लेंगे? सेकंड कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है पर आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब ए सही ही नहीं है तो आप उसे कैसे ले लोगे? फिर सी ये बात कह रहा है कि जो ए जो है वो ट्रू है, जब ए सही नहीं है तो सी वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। ए इज़ फॉल्स, ए फॉल्स है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करके कोई लॉ नहीं बन सकता। तो द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड अंडर आर्टिकल 368 एनी पार्ट, तो वो कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं ला सकती। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब आप इनके करेक्ट आंसर को देखिए। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से उसका जो सेपरेशन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल वाइज हमें लर्न करना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से ये दिया हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो शांति और सुरक्षा को बनाए रखना वो किस में दिया है? वो दिया हुआ है आर्टिकल 51 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कहाँ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है? उसका 40 में। प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किस में दिया हुआ है? 48A में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का डी है और फोर्थ का बी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज बी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो ये आप अच्छे से समझ के चारों ऑप्शन को फिर ही किसी आंसर का किसी क्वेश्चन का आप आंसर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि लोकपाल और लोकायुक्त इज कॉम्पिटेंट। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है कि जो अधिकारियों के ऊपर भी जो कार्रवाई होती है वो लोकपाल और लोकायुक्त में होती है। लोकायुक्त जो है वो तो स्टेट लेवल पे और लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पे है। तो किस किस काम को ये कर सकता है? डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है उसके फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकता है, उनको छूट दे सकता है? तो ये कंपटीशन उसमें कंपिटेंसी उसकी नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है।
इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग ग्रीवियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कि क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंप्लेंट को, और अगर कोई भी उनके खिलाफ ग्रीवियंस यानी कि कोई भी शिकायत मिली है तो कंडक्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता मैटर को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो पुलिस का होता है मोस्टली, तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा। कंडक्ट इंक्वायरी, जो ये लोकपाल और लोकायुक्त ये इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, वो क्या करवा सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है। तो ये पावर किसके पास है, ये कॉम्पिटेंसी किसके पास है, ये लोकायुक्त के पास नहीं है। गिव ऑब्जर्वेशन, देखो इंक्वायरी जो वर्ड होता है वो ज़्यादातर कोर्ट में यूज होता है। इन्वेस्टिगेट के मैटर में कस्टम ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर कोर्ट के द्वारा कोई बंदा अपॉइंट किया गया हो तो उसको वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है खुद जो है किसी मामले की जांच कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में, तो ये पॉइंट जो है बी सही हो सकता है। आगे डी और देखते हैं। गिव ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, तो क्या ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दे सकता है। देखो रिकमेंडेशंस की बात, जो भी रिकमेंडेशन कोई कमीशन अपॉइंट किया जाता है वही देता है, तो लोकपाल और लोकायुक्त के पास ऐसी पावर नहीं है। इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंक्वायरी कोर्ट्स में होती है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को वो डिस्चार्ज भी नहीं कर सकता ड्यूटी से, तो क्योंकि ये जो गवर्नर या जो स्टेट की जो वैकेंसीज होती हैं सिविल सर्विसेज की वो गवर्नर के द्वारा होती है, और सेंटर की होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से इस मामले में ये जो फंक्शन है वो भी लोकपाल नहीं कर सकता। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, अगर जनरल सेंस को देखें तो राइट आंसर होना चाहिए बी, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब 10th क्वेश्चन है, असर्शन और डिसीजन की बात आ रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, रिजिड का मतलब कठोर। क्या भारत का संविधान जो है सेपरेशन ऑफ पावर को कठोरता से नहीं लेके चलता? क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमारे संविधान में जो स्पेशल प्रोविजन वैसे 50 में दिया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाता है, लागू करवाता है, और जुडिशरी जो उस लॉ पे अपने व्यूज़ देता है कि वेदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया? तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमारे जब भी जुडिशरी का कोई फंक्शनिंग आती है, हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, पर क्या आपने नोट किया कि आर्टिकल 50 किसका पार्ट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। तो वो जो है एक तरीके से जस्टिफिएबल नहीं है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज तो करवा नहीं सकते। तो सेपरेशन पावर हो सकती है, पूरी तरह से रिजिड इसको नहीं माना गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरफेरेंस है लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ का उसके अंदर होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एकोमोडेट्स ए सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस। डॉक्ट्राइन जो सेपरेशन ऑफ पावर जो लाया गया था कंसेप्ट, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद यही था कि जो चेक एंड बैलेंसेस लगाना। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब है कि सरकार ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, ऐसा लॉ पास कर दिया जो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है या वो जनता के हित में ही नहीं है, तो उस मामले में क्या कर सकता है, वो उस पर पाबंदियाँ लगा सकता है, चेक एंड बैलेंसेस लगा सकता है। तो ये बात जो है ये क्या है, सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों ट्रू तो है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या आर जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ये रिजिड नहीं है, और ये इसलिए बना था क्योंकि कारण बता दिया ना कि ये इसलिए बना था कि चेक एंड बैलेंस लगा जाए। तो आगे ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू है। या तो ए में आना चाहिए या बी में। ए में हमने देख लिया कि एक्सप्लेनेशन सही है, तो इसका यही आंसर होगा। बी में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। द राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो इसको भी आपको ना लर्न नहीं करना पड़ेगा एक तरीके से कि कौन सी स्टेटमेंट, जैसे क्वासी फेडरल की स्टेटमेंट जो की थी केसी वियर ने बोली थी। ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी कही हुई है? तो इसको हम पहले स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे ना, जब आपके सिलेबस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो उस टाइम में स्टार्टिंग में ही जब नेचर की बात आएगी, तो उस टाइम में आपको केसी वियर की एडमिनिस्ट्रेटिव में केसी वियर की नहीं तो एवी डाइसी की और वेड की डेफिनेशन आती है, डेविस की भी डेफिनेशन आती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है उसको किससे संबंधित होता है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो सरकारी जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी नियुक्त किए गए, उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया गया था।
विद एम्फेसिस ऑन फंक्शंस रेदर देन ऑन स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, कार्य प्रणाली पर जोर देता है और स्ट्रक्चर पर, ढांचे पर किसी प्रकार का ढांचा क्या है कि किस तरीके से बनना चाहिए, नहीं इस पर कोई मैटर नहीं है। वो ये देखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ क्या अपने फंक्शन को निभा रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वेड। ये डेफिनेशन जो है वो वेड के द्वारा दी गई है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को देखते हो तब उसमें सारा कंसेप्ट आपको मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक सोर्स क्या नहीं है? कस्टम। कस्टम कहाँ यूज होता है? क्या हम प्रशासनिक अधिकारी जब कोई एक्ट करते हैं क्या वो ये देखते हैं कि इस जगह ये रीति रिवाज चल रहा है तो हमें अपने लॉ को लागू नहीं करवाना, या इस जगह ये परंपराएं चल रही है तो क्या हम लागू नहीं करवाएंगे? तो क्या है कि ये बेसिक सोर्स नहीं है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्या ये दूसरा सोर्स है? नहीं है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। देखो जब एक डीसी होता है वो अपने कुछ एक्ट को करने के लिए वो एसडीएम को कुछ पावर सौंप देता है, तो वो डेलीगेट कर रहा है। लेजिस्लेशन का मतलब जो लॉ को कोई नया लॉ लाने के लिए, कोई नोटिस लाने के लिए वो उसको डेलीगेट कर रहा है पावर्स, तो ये राइट है। ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड, जो गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस आएंगे उन ऑर्डिनेंस को प्रोमुलेटेड करना, उनको लागू करवाना, ये भी सही है। रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी और कमीशन, जो रिपोर्ट्स है कमेटी और कमीशंस की, अलग अलग कमीशंस बैठते हैं, जो कमेटी उनकी जो रिपोर्ट आती है उन रिपोर्ट को भी लागू करवाना, तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? राइट होंगे। तो रॉन्ग कौन सा बच गया? रॉन्ग बच गया यहाँ पर कस्टम, तो द रॉन्ग आंसर इज कस्टम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा 13। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर इज रिलेटेड टू, जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है वो किससे रिलेटेड है? जो आर्टिकल है हमारा 310 जो है वो बात कर रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का मतलब ये है कि मान लो जो डिफेंस सर्विसेज हैं या जो सिविल सर्वेंट्स हैं, यूपीएससी के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनका जो ऑफिस है वो ऑफिस उतने टाइम तक होल्ड करेंगे जितने टाइम तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा। प्लेजर का मतलब खुशी, जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। अगर वो मान लो प्रेसिडेंट ने कोई उनके खिलाफ कोई ऑर्डर दे दिया या ये कह दिया कि इसको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है सर्विसेज को, तो उनकी सर्विसेज जो निकल जाएगी। तो ये चीज़ किससे संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये रिलेटेड है? तो पहला, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि ये तो अधिकारियों की नियुक्ति पर डिपेंड करता है। क्या यह फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर होता है ना, जो अपॉइंटमेंट होती है कर्मचारी अधिकारियों की, सिविल सर्विसेज सर्वेंट की या डिफेंस काउंसिल्स की या डिफेंस के जो अधिकारी होते हैं, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि जब तक प्रेसिडेंट की खुशी रहेगी तब तक वो उस पोस्ट पर रहेंगे, तो इसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर बोला जाता है, जो आर्टिकल 310 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैंडामस जो रिट होती है ना, मैंडामस रिट वो होती है जो एक सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा इन्फीरियर अथॉरिटी को कुछ एक आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर इशू होता है, और वो ऑर्डर जो है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी हो सकता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दे दिया, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दे दिया, सेशन कोर्ट ने जेएमआईसी को दे दिया, जो चीफ जुडिशियल कोर्ट्स है उनको दे दिया। या मान लो कि कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनीज है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उनको उनकी हायर अथॉरिटी ने जब कोई नोटिस इशू करके दे दिया, वो जो नोटिस है वो मैंडामस रिट में फॉल करता है। तो मैंडामस रिट के लिए क्या ट्रू है आप समझ ही जाना। मैंडामस लाइज अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल ऑर्डर होता है। क्या क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि जज के द्वारा ऑर्डर दिया गया और उसको जो है लागू करवाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा। क्या ऐसी मैंडामस रिट होती है? नहीं होती। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर कहता है कि मैंडामस इज इशूड वेयर इन्फीरियर कोर्ट डिक्लाइन, कि क्या मैंडामस तब इशू होगा जब एक इन्फीरियर कोर्ट है, जो निचली कोर्ट है, अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका हनन कर देती है। तो क्या ये बात सही है? ये बात तो सही है कि अगर मान लो किसी लोअर कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन का हनन कर दिया, वायलेशन कर दिया, ज्यूरिसडिक्शन को इन्फर कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, तो वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जा सकता है और उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करवा सकता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। फिर है मैंडामस में भी इशूड, मैंडामस इशू किया जा सकता है कि अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है। देखो जब भी आप रिट फाइल करते हो ना, अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी आपको दी हुई है तो रिट का ये प्रोविजन होता है कि पहले आपको वो अल्टरनेटिव ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, या अल्टरनेटिव जो रेमेडी है पहले आपको उसे एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो रेमेडी ले ली और फिर भी आपको आपके जो राइट्स है वो नहीं मिले हैं, फिर आप जाके कोर्ट में मैंडामस की रिट लगा सकते हो या कोई भी रिट लगा सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। मैंडामस में भी इशूड इवन नो लीगल राइट ऑफ पेटिशनर सब्सिस्ट।
क्या मैंडामेंट तभी इशू होगा जब किसी का लीगल राइट ही नहीं, जब लीगल राइट ही नहीं है तो रिट कैसे इशू हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो द राइट आंसर इज मैंडामस इज इशूड व्हेन इंफीरियर कोर्ट डिक्लाइन जुरिस्डिक्शन। अगला क्वेश्चन, द रूल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम का मतलब है राइट ऑफ हियरिंग टू अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को भी सुनवाई का मौका दिया जाए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए हियरिंग की। तो क्या वो हियरिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? अगर उसको सुना जाएगा तो किस प्रकार से उसको सुना जा सकता है? ओनली इन राइटिंग, क्या वो सिर्फ रिटन में उसको सुना जा सकता है कि अगर वो रिटन कुछ लिख के देगा तभी उसको सुना जाएगा? या ओरली, क्या उसको ओरली भी सुना जा सकता है कि अगर मान लो वो आ गया है वहाँ पर कोर्ट में सामने और वो जो है कुछ बोलता है तो क्या उसे ओरली सुना जाएगा? रिटन और ओरल, क्या रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं? रिटन एंड ओरल बोथ, क्या ये दोनों हो सकते हैं? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों एक साथ चल सकता है? देखो, अगर किसी को बुलाया जाता है तो या तो वो अपना पक्ष रिटन में लिखेगा या वो ओरली बताएगा। अगर वो ओरली बताएगा तो कोई अथॉरिटी है कोई दूसरी, वो उसको रिटन में लिखेगी। तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। तो राइट आंसर इज सी। हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर द कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो है सुपरवाइजरी का मतलब है कि सुपरवाइज कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है जुरिस्डिक्शन निचली कोर्ट्स का, ट्रिब्यूनल्स का, जो उसके सबऑर्डिनेट है, उसके निचले लेवल पर हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? आर्टिकल 32 किसकी बात कर रहा है? रिट्स की बात कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट की सुनवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 226 जो है रिट्स के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स को सुनने के लिए हाई कोर्ट। आर्टिकल 227 जो है सुपरिटेंडेंस की पावर है। और आर्टिकल 141 ये कहता है कि जो निचली कोर्ट्स हैं वो जो क्या करेंगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर आ गया है, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट है, टू बी बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स, लॉ सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ आएगा वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट्स पे। तो इन पे राइट आंसर कौन सा आप मान के चलोगे? आर्टिकल 32 इसके रिगार्डिंग नहीं है, 26 भी नहीं है, 141 भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 227, क्योंकि ये सुपरिटेंडेंस की बात करता है, सुपरवाइजिंग की बात करता है। द राइट आंसर इज सी। उसके बाद है फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। जब हम एक कंसेप्ट करेंगे ऑनरशिप, जस्टिस और लीगल पर्सनैलिटी, जब हम ये कंसेप्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा पेंडिंग रहता है। तो जब अब फिक्शन थ्योरी जो होती है वो लीगल पर्सनैलिटी से जुड़ी होती है। लीगल पर्सनैलिटी में 5 तरह की थ्योरीज को हम डिस्कशन में करेंगे। एक तो हो गया फिक्शन थ्योरी होता है, एक होता है ब्रैकेट थ्योरी होता है, एक होता है कंसेंसेशन थ्योरी होता है, एक रियलिस्टिक थ्योरी होता है, और एक और होता है हाँ इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। तो 5 प्रकार की थ्योरीज जो है लीगल पर्सनैलिटी में करेंगे। तो ये कंसेप्ट अभी हमने किया नहीं और ये थ्योरीज हमने पढ़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी मस्ट एडमिट ओपनली दैट प्रेसिडेंट मेक लॉ एज वेल एज डिक्लेयर इट। जब थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट हम करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो उसमें ये स्टेटमेंट आएगी कि जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट आर द आउटकम ऑफ द इंटरनेशनल एक्सरसाइज। जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो आया था, प्रेसिडेंट का मतलब है कि एक हायर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, उसको निचली कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है किसने कही थी कि निचली कोर्ट्स के प्रिविलेजेस बन जाते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उसके तहत भी उनको एडमिनिस्टर करना होता है, उसको पालन करना होता है। तो ये स्टेटमेंट किस महान जुरिस्ट के द्वारा की गई थी? ये स्टेटमेंट कही गई थी सालमेंट के द्वारा। तो इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, समझाने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोफेसर हॉलैंड डिस्टिंग्विश अ राइट फ्रॉम। प्रोफेसर हॉलैंड का हमने जब थ्योरी को हमने डिस्कस किया था, उन्होंने किस प्रकार के राइट्स की बात कही थी? क्या एक्सटर्नल और इंटरनल राइट की बात कही थी? क्या मॉरल और नेचुरल राइट की बात कही थी? या माइट एंड मॉरल राइट की बात कही थी? या साइट और मॉरल राइट? तो इसमें जो है प्रोफेसर हॉलैंड ने माइट, और माइट का मतलब है जो होना चाहिए, और मॉरल राइट जो नैतिक होते हैं, उन अधिकारों के बीच में भेद बताया था। तो ये बात कही थी हॉलैंड ने। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। मिनिमम कंटेंट ऑफ लॉ किसके द्वारा दिया गया था? ये मैंने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी अच्छे से करवाया है, हार्ट के द्वारा। इनर मोरलिटी किसके द्वारा दी गई थी? लॉन एल फुलर के द्वारा। लॉ विद वेरिएबल कंटेंट किसने दिया था? स्टेमलर ने। लॉ एज ए फिनोमेना ऑफ सिविलाइजेशन, कि एक सभ्यता को बचाए रखने का सिस्टम ही लॉ है, ये बात किसने कही थी? कॉलर ने। जब हमने फिलोसॉफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस किया था उसमें हमने कॉलर की स्टडी की थी, तो उसमें यही चीज़ निकल के आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट का बी, ठीक है। सेकंड, अब बी जो है 2 ऑप्शन में आया हुआ है, फिर सेकंड का क्या है? ए से एक डाउट क्लियर हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ब्रैकेट थ्योरी मैंने बताया था किस में आती है? लीगल पर्सनैलिटी में। ब्रैकेट थ्योरी होती है क्या एक्चुअली?
ब्रैकेट थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब कोई लॉ है, किसी व्यक्ति का जो लॉ के अंदर जब वो बंधता है तो एक लिमिट में उसको रखा जाता है। लिमिट का मतलब ब्रैकेट, जब ब्रैकेट होती है, जब हम कोई नंबर देखते हैं मैथ्स में, ब्रैकेट में हमने अगर कुछ डाल दिया तो क्या एक लिमिट बन गई है, इधर ब्रैकेट स्टार्ट होगी और ब्रैकेट खत्म होगी, उसके बीच का जो एरिया है वही उसकी लिमिट होती है। तो लॉ की लिमिट जो है वो ब्रैकेट थ्योरी में बताई जाती है। तो अब इनकी 4 जो है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इनको समझते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप खुद ही बता दोगे। सबसे पहले द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर द ओनली पर्सन हु हैव राइट एंड ड्यूटी। क्या कॉर्पोरेशन के सदस्यों के ही राइट और ड्यूटी है? क्या ब्रैकेट थ्योरी ये बताता है? लॉ पुट्स अ ब्रैकेट अराउंड द पर्सन। लॉ क्या करता है, एक व्यक्ति के चारों तरफ ब्रैकेट बना देता है, लिमिट बना देता है, ऑर्गेनाइजिंग ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, जिससे कि वो एक कानूनी पर्सनैलिटी मानी जाए। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन हैव पर्सनैलिटी। क्या एक मनुष्य की ही सिर्फ पर्सनैलिटी होती है? क्या जानवरों की पर्सनैलिटी नहीं होती? ये भी हम जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में करेंगे तो डिटेल डिस्कशन होगा। ग्रुप हैज़ ए रियल विल। जो ग्रुप होती है उसकी वास्तविक जो है विल, सोच होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, रीड माइंड की, वो माइंड को पढ़ सके और वो अपने काम की एक्चुअल पावर को पहचान सके। तो ब्रैकेट थ्योरी से रिलेटेड क्या है? बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में वो ब्रैकेट में डिसाइड करता है किसी भी व्यक्ति को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कंसिडर करो, इक्विटेबल ओनरशिप ऑलवेज प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल ओनरशिप। इक्विटेबल ओनरशिप का मतलब होता है पोजेशन। क्या ये समझा जाता है? पोजेशन को हमेशा यही समझा जाता है कि इस व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार है, नॉर्मली तो यही समझा जाता है। सेकंड कहता है कि वेयर प्रॉपर्टी इज गिवन बाय ए टू बी। जो प्रॉपर्टी है, एक ए जो है, ए ने दे दी बी को सी के फायदे के लिए, बी बिकम द लीगल ओनर, बी जो उसका कानूनी मालिक बन जाता है और सी क्या है, उसका इक्विटेबल ओनर बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? राइट है। एग्जाम्पल में देख लो ना, ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी पर ये क्या है कि सी के बेनिफिट के लिए दी है, तो मालिक कौन होगा इसका? बी होगा, लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा? सी को। तो इक्विटेबल ओनर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इक्विटेबल ओनरशिप है, यानी कि जो पोजेशन होता है, उसको हमेशा यही माना जाता है कि वो किसी का ओनरशिप है, कानूनी जो है मालिकाना हक है उसके पास। इन मैनी केसेस इक्विटी रिकॉग्नाइज ओनरशिप। कई मामलों में जो इक्विटी होता है, इक्विटी का मतलब जब लॉ इक्विटी हमने आपको डिस्कस करवाया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इक्विटी होता है वो ओनरशिप को बताता है, जबकि लॉ ये कहता है कि ओनरशिप के पास ओइंग टू सम फ्लॉ और डिफेक्ट, ओनरशिप जब उसकी होगी तो उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट या कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जब आपकी ओनरशिप है तो आपका उसके ऊपर किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए उसमें कि आप उसके मालिक है या नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट, कॉन्टीजेंट ओनरशिप क्या होता है? कॉन्टीजेंट का मतलब ये होता है कि जब मान लो एक कंडीशन है, कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कंडीशन, जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी आनी है उससे पहले एक कंडीशन लगा दी गई कि पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बेटा जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो उसको काबू करने के लिए माँ बाप जो है वसीयत कर देते हैं, ये कह देते हैं कि अगर ये बेटा जो है उस पर्टिकुलर लड़की से या गर्ल से शादी करेगा तभी जाके उसको मालिकाना हक मिलेगा। तो उसके लिए क्या होता है? वो कंडीशन है, अगर वो उससे शादी करेगा तभी उसके बाद वो प्रॉपर्टी आएगी, ओनरशिप आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो कह रहा है कि स्पेस सक्सेशन जो कंटीजेंट ओनरशिप है, क्या वो स्पेस सक्सेशन है? स्पेस सक्सेशन जो टर्म होती है ना, उसका मतलब होता है बाय चांस। मान लो कोई बुजुर्ग आदमी मर रहा है और उसके परिवार में और कोई नहीं बचा, एक पोता बचा है, तो पोता ये कहता है कि मेरे दादा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे को आएगी। ये एक चांस है कि उसके पास प्रॉपर्टी आएगी। हो सकता है कि दादा की डेथ होने से पहले वो वसीयत बना दे, किसी ट्रस्ट को सौंप जाए, किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए छोड़ जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट हैं। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या स्पेस सक्सेशन है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अगला कहता है कि किसने ये बात डिफाइन करी थी कि पोजेशन को लेने के लिए एक आदमी को फिजिकल उस संबंध से, उस वस्तु से एक संबंध होना चाहिए। फिजिकल रिलेशन का मतलब ये नहीं कि जैसे हस्बैंड वाइफ का फिजिकल रिलेशन का मतलब है कि आप उसे टच करके प्रॉपर्टी को ले सकते हो। पूरे संसार से अलग उसके पास उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसे गेन करने में। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट होम्स के द्वारा की गई थी, तो ये आपको अच्छे से डिस्कस समझ के ही करना पड़ेगा। पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस इज द ओनर ऑफ द राइट, कि जिस व्यक्ति को इनहेरिटेंस का मतलब है
आज फादर की डेथ हो गई, फिर बेटे को कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है, तो क्या किसी व्यक्ति को इनहेरिटेंस आया है तो क्या उसका राइट ओनरशिप का हो जाएगा, राइट ओनर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि इनहेरिटेंस जो है एक प्रकार की ओनरशिप है, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, इंडिविजुअली ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, और 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, कि क्या दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट दोनों की अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। क्या स्टेटमेंट 2 है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, आप खुद देखिए। इनहेरिटेंस जो ओनरशिप होती है, क्या ए का करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन है, तो आगे हमें कुछ भी पॉइंट्स डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, जो पहले में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दोनों ही सही है। फिर हमारा है 25 मैलम प्रोहिबिटम मीन्स। मैलम प्रोहिबिटम मीन्स का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली मैलम प्रोहिबिटम वो होता है कि जब अनलॉफुली कोई एक्ट है, मान लो कोई गलत एक्ट है, ये बात कह दी गई कि एक शादीशुदा आदमी दूसरी शादी करेगा, वो अनलॉफुल एक्ट है। अगर उस बात को कानून में बांध दिया जाए, अगर एक कानून पास हो जाए कि शादीशुदा आदमी अगर लिव इन में भी रहता है किसी के साथ, तो वो भी एक क्राइम कर रहा है, तो अगर कानून ने उसको लिमिट दे दी है, बांध दिया उस अनलॉफुल एक्ट को या उस इमोरल एक्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, मैलिस प्रोहिबिटम हो जाएगा। तो इनमें से आप आंसर देखिए, इंट्रिंसिकली रॉन्ग, क्या इसका मतलब ये होता है कि आंतरिक तौर पे गलत होना, या कोर्स ऑफ लॉ हैज़ मेड इट अदरवाइज, या कानून के द्वारा इसे बनाया गया है, क्या ये इसका मीनिंग आएगा। इनोसेंट बट मेड पनिशेबल बाय स्टेट्यूट, कि वैसे तो वो निर्दोष है, जब तक लागू ना होगा कानून तब तक वो निर्दोष है, और उसके बाद उसको पनिशेबल बनाया जा सकता है। ऑल ऑफ देम, क्या ये सारे। सबसे पहली बात, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोर्स ऑफ लॉ हैज़ मेड, क्या कोर्स ऑफ लॉ से ये बनता है, ये भी रॉन्ग है। फिर कहता है कि इनोसेंट, की वैसे तो निर्दोष है, मान लो किसी ने इमोरल एक्ट किया, वैसे तो वो निर्दोष है लेकिन लॉ ने उसे पनिशेबल कर दिया, ये राइट स्टेटमेंट आएगी, तो आंसर इज होगा सी। तो आज का हमारा डिस्कशन जो है हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन हो गए हैं और इसके 75 क्वेश्चन है, तकरीबन आधा घंटे का 30-32 मिनट का वीडियो हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा लंबा वीडियो जो है किसी को पसंद भी नहीं आता। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बार बार इसकी रिवीजन करते रहिए, कि रिवीजन से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में, अदरवाइज बिना रिवीजन के आप वहीं के वहीं रह जाओगे। जब तक आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट की रिवीजन नहीं करोगे तब तक तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आपके माइंड में ये आ जाता है कि हमें किस तरीके से पेपर देना है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या आएगा, क्या हम उस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, क्या उस पेपर में हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारा का सारा जो आपके माइंड में डाउट होता है वो सारा फिर निकल जाता है। आई होप आपको जो है आज का यूजीसी नेट के रिगार्डिंग ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उनका डिटेल डिस्कशन करवाया है, आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा, और आप रिवीजन करते रहिए कि यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए जितना आप प्रिपरेशन करेंगे और अपने माइंड को जितना स्ट्रेस फ्री रखेंगे, बिना किसी तनाव के जब आप तैयारी करेंगे, तो उस तैयारी में आपका रिजल्ट जो है पहले से दोगुना तिगुना हो जाता है। तो आप किसी प्रकार का स्ट्रेस मत लीजिए, आप ये सोचिए कि आपकी कोशिश है सिर्फ हार्डवर्क करना, आपकी कोशिश है एग्जाम क्लियर करना, और उसके लिए आपका सिर्फ एक ही कर्म बनता है कि आपने मेहनत करना है और तैयारी करते रहना है। जिस प्रकार से आप तैयारी करते जाओगे, जिस प्रकार से आप अपना हार्डवर्क करोगे, उसी प्रकार से आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और आई होप इस बार आप जो अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। आप रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन से ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कोरोना के इश्यू में आप अपना बचाव कीजिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।